आगे सीन कंटिन्यू होता है, हमें सीन दिखाया जाता है हाई फैन के ग्रोटो हेवन का सीन था। हाई फैन के ग्रोटो हेवन में थाउजेंड्स ऑफ हेवनली लॉर्ड बाइज़ू उसके जो क्लोन्स थे हवा में थे और एक लौता बंदा अपना डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू नीचे खड़ा था। बाइज़ू सब क्लोन्स एक साथ कहते हैं चूडू मर्डरर को और अपना जो ग्रोटो हेवन है वो सब कुछ इधर दे दे वरना तो अभी के अभी मारा जाएगा। चूडू एकदम स्ट्रेट कहता है हाँ, तुम अटैक करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि सरेंडर करूं। बाइजू ट्रेसमैन की डेथ तुम्हारी पनिशमेंट है। और ये जो मतलब कह रहा था ना मर्डरर और ग्रोटो हेवन, मर्डरर उसकी बात कर रहा है। चूडू की साइड एक बंदा नहीं था जिसने हेवनली लॉर्ड बाइजू के एक बंदे को, बाइजू नाम का एक बंदा तो उसे मार दिया था, तो उसी का शायद कह रहा था। सडनली चूडू ने अपना किलर मूव एक्टिवेट करा, इनर स्ट्रेंथ सेल्फ डिटोनेशन। सब बाइजू के जितने भी क्लोन्स थे ना एक ही साथ फट गए, पूरा का पूरा आर्मी एक ही बार में वाइप आउट हो गया। हम आउटसाइड बाइजू का असली बॉडी ना रेज में था, बहुत गुस्सा था। वो कहता है डोमिनेशन इमॉर्टल। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अगर हाई फैन ग्रोटा हेवन नहीं गिरा तो उसकी रेपुटेशन तो खत्म है, क्योंकि भाई चोडू के बंदे आए उसका सब तबाह करके लूट के चले गए और एक बंदा भी मार दिया। और अपना ये मतलब हेवली लॉर्ड बाइजू कुछ नहीं कर पाया, बल्कि हेवली लॉर्ड बाइजू जस्ट अभी अभी अपनी रेपुटेशन इतनी ऊंची कर ली थी कि अभी अभी एक सुपर फोर्स बना है, इतना कुछ करा है, हाई ट्राइब को अपने अंडर लिया, ये सब इतना नाम कमाया। और अगर ये कुछ नहीं कर पाया तो चूडू की वजह से इसकी रेपुटेशन जाएगी और इसका नाम बदनाम हो जाएगा नॉर्थर्न प्लेस में। इसलिए ग्रोटो हेवन के अंदर हाउजन कहता है लॉर्ड डोमिनेशन इमॉर्टल, आपसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हॉनर है। चाओ लूवू कहता है मैं आपको ही एडमायर करता हूँ। चूडू सीरियस था, अगर मैं रैंक 8 के थ्रेट से डर के तुम्हें छोड़ दूँ तो मेरा नाम डोमिनेशन इमॉर्टल तो बेकार ही है ना, ये मेरा स्टाइल नहीं है। और ये शायद पहले की बातें बताई जा रही हैं कि कब उस बंदे ने चूडू से बात करी, तो चूडू अब यहाँ पे लड़ रहा है जाके, मतलब प्रेजेंट टाइम तो नहीं चल रहा, प्रेजेंट की जगह पास्ट का चल रहा है। प्रेजेंट में तो चूडू और वो हेवली और बाइजू लड़ रहे थे। आगे देखते हैं। चाओलू वो कहता है तो अब क्या करे। चूडू शांत एकदम स्माइल करते हुए कहता है ये ग्रोटो हेवन वीक नहीं है, तुम दोनों हेल्प करोगे तो और इजी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ डिफेंड करके हम जीत नहीं सकते। मैं ऑलरेडी लेटर भेज दिया है, फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ फाइनल बैटल के लिए। हाउजन कहता है लॉर्ड आप सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हो, हम टेंशन फ्री हैं। चाओलू वो कहता है सही कहा, फेम और बेनिफिट से इमोर्टल हेल्प के लिए जरूर आएंगे। चूडू एकदम भाई हैंड को पकड़ते हुए कहता है फॉर्च्यून और डिजास्टर दोनों एक साथ आते हैं, अगर डिफेंड कर लिया तो इस ग्रोटो हेवन का 60% तुम दोनों को दे दूंगा। आज से हम तीन एक साथ एक थिक एंड थिन में रहेंगे। शायद एक मतलब होगा बॉन्ड का नाम रख दिया इसने थिक एंड थिन में। हाउस एंड एक्साइटेड हो गया, थिक एंड थिन टुगेदर। चाओलू वो रेड आइस के साथ कहता है आपको मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब ब्लेसिंग है। आपने मतलब इतनी हेल्प कर दी। सडनली क्या हुआ ना, पूरा जो जहाँ पे लोग बातें-वात कर रहे थे, इतना मीटिंग-वीटिंग चल रही थी ना, सब हिलने लग गया। स्काई, माउंटेन्स, वाटर सब एकदम हिलने लग गया और वहाँ से ना कुछ शैडोज़ टाइप के निकले। उनसे बाइज़ू के फिगर्स अपीयर हुए, प्लस डेसोलेट बीस्ट, प्लस एशियन डेसोलेट बीस्ट और हवा में कुछ एशियन डेसोलेट प्लांट्स भी एकदम भाई निकलने लग गए। सब एकदम कैंप-वैम्प बना रखा था। चूडू, हाउज़ेन और चाओलुवो तो देखते हैं क्या, लो भाई वो आ गया। तीनों ने एक साथ कहा हेवनली लॉर्ड बाइज़दू आ गया है, उसने अपने असली मेथड दिखाने शुरू कर दिए हैं। और ये असल में अभी की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात थी। इनकी ये सब बातें हुई थी और इसके बाद चूडू हेवनली लॉर्ड बाइज़दू से लड़ रहा था, जब हमने शुरू-शुरू में देखा था, वही चीज़ थी। अब आगे देखते हैं। और चूडू एक लाइन कहता है कि मतलब वी टेक अ एक्शन और मार दो, मार दो और मार दो, किल, किल, किल। चूडू आगे कहता है गुड, तुम दोनों जाओ और इन फियर्स बीस्ट को किल करो, मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ और बाइज़ू की जो मेन बॉडी है उसको ग्रोटो हेवन में एंटर करने से मैं रोकूंगा। अगर हेवनली लॉर्ड बाइज़ू का असली बॉडी अंदर आ जाता तो कंप्लीट कह रहा हूँ सॉरी, कम्पीट करना यानी फाइट करना इम्पॉसिबल होता। रैंक 7 और रैंक 8 का पावर डिफरेंस तो बहुत ह्यूज होता है। चूडू रेसिस्ट कर पा रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हाई फैन ग्रोटो हेवन के बैरियर की तरह यूज़ कर रहा है। हाई फैन का ग्रोटो हेवन है ना, वो मतलब फेंगीवान ने हाई फैन का ग्रोटो हेवन चूडू को दिया था, याद होगा। तो उसी का यूज़ कर रहा था बैरियर का, ताकि अंदर ना आ पाए। अब देखते हैं लांग या ब्लेसलैंड का सीन शिफ्ट होता है। क्लाउड सिटी के सीक्रेट रूम के अंदर फेंगीवान बैठा था, उसकी साइड में एक इमॉर्टल गू मूव कर रहा था। ये इमॉर्टल गू एक अडल्ट फिगर के साइज था, सिल्वर और ब्लू कलर का था, ब्राइट लाइट में शाइन कर रहा था। शेप एक सेंटीपीड जैसा था, पर लेग्स जैसे उसमें सॉफ्ट और थिन हेयर टाइप के लग रहे थे। ये था रैंक 7 इमॉर्टल गू स्वॉर्ड आईब्रोज। इस वक्त फेंगीवान स्वॉर्ड आईब्रोज इमॉर्टल गू यूज कर रहा था अपने स्वॉर्ड पाथ के दांव को इंक्रीज करने के लिए। रूम डार्क और एरी था, पर स्वॉर्ड आईब्रोज इमॉर्टल को सिल्वर लाइट छोड़ रहा था। वो फेंगीवान के आसपास फ्लाई कर रहा था, डार्कनेस में एक दार्जिलिंग एक आर्क बना रहा था। कुछ टाइम बाद फेंगीवान ने अपना कल्टीवेशन स्टॉप करा।
फिफ्थ अर्थिल कैमिटी के बाद से ही फेंगिवान स्वॉर्ड आईब्रोज इमोर्टल को यूज कर रहा था स्वॉर्ड पाथ के दाव मार्क्स बढ़ाने के लिए। उसका डेली रूटीन फिक्स था, कल्टीवेशन करो, लोपो वैली में जाओ और सोल के प्रैक्टिस करो। स्वॉर्ड आईब्रोज इमोर्टल को काफी यूजफुल था, बट वो रैंक 7 था। फेंगिवान अभी सिर्फ रैंक 6 था। रैंक 7 इमोर्टल को यूज करना मुश्किल था क्योंकि उसके पास अभी ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस है, और हम जानते हैं कि क्या दिक्कत होती है। ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस लो लेवल का है और रैंक 7 के लिए चाहिए रेड डेट वाला, लेकिन अभी रैंक 7 पे भाई अपना है नहीं, इसलिए फेंगमैन फ्रीली यूज नहीं कर सकता था। अभी वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका क्लाइमेटी प्रेशर थोड़ा कम हो गया था फिफ्थ अर्थ क्लाइमेटी के बाद, प्लस उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी थी। इमोर्टल एसेंस स्टोन मतलब कमा लेता था और ज्यादा थे, इसलिए फेंगयुआन कहता ओह चूडू का लेटर आ गया क्या, लेटर भेजा है उसने। जब फेंगयुआन ने स्वॉर्ड आईब्रोस इमोर्टल को अपने प्राइमेसी में स्टोर किया तब उसने एक लेटर सेंस भी कर लिया कि एक लेटर आया है। ट्रेजर येलो हेवन से फेंगयुआन ने लेटर गो निकाला, अपना जो कॉन्शियसनेस है उसमें डाला और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया। चूडो ने लेटर में फेंगयुआन को हाई फैन ग्रोटो हेवन की सिचुएशन एक्सप्लेन करी थी और अपना एटीट्यूड भी दिखाया था कि मतलब कितना बता रहा है, क्या क्या सब चीज़ें थी, अच्छे से बात करी थी। लेटर लिखते वक्त हवेली लॉर्ड बाइजू ने अभी सरेंडर के लिए बोला नहीं था, यानी सरेंडर तो करेगा नहीं, और बीस्ट आर्मी भी अंदर भेजा नहीं था, बट चूडू ने पहले ही एंटिसिपेट कर दिया था। लेटर में लिखा था कि रैंक 8 की माइट रेसिस्ट की मतलब नहीं की जा सकती है इवन विद द ग्रोटो हेवन का हेल्प, जो फेलियर आना तो बस एक डिले होगा। यानी भाई कहना चाह रहा था कि मतलब ये जो हाई फैन का ग्रोटो हेवन है, इसके बैरियर की वजह से मैं चूडू मतलब अपना भाई रोक नहीं सकता है हेवली लॉर्ड बाइजू को, इसलिए हेवली लॉर्ड बाइजू कुछ ही देर तक रुक पाएगा इस बैरियर की वजह से, लेकिन वो आ जाएगा कभी ना कभी, तो ये दिक्कत है। फेंगयुआन कहता है ही इज क्वाइट अवेयर, मतलब उसे सब पहले से पता है, जानता है ये सिचुएशन अपनी। फेंगयुआन ने प्रेस भी करा और लेटर आगे पढ़ा। चूडू ने फेंगयुआन से हेल्प मांगी थी रेनफोर्समेंट इनवाइट करने में, ताकि बाइजू का रेसिस्टेंस हो सके। साथ ही अपने प्लान्स भी बताए थे, रेनफोर्समेंट बुला के हाई फैन ग्रुप हेवन डिफेंड करना और बाइजू के गेंस लेने से रोकना। ये मेन पॉइंट नहीं था, मेन पॉइंट ये था कि दूसरे फोर्सेस और गुई मोटर्स ऑलरेडी बाइजू ट्राइब से खुश नहीं थे। अगर बाइजू समझ गया कि हाई फैन ग्रोटो हेवन कंटिन्यू अटैक करना पॉसिबल नहीं है और वो वापस जाके अपनी ट्राइब को स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो उसकी पूरी ट्राइब जो उसने इतनी मेहनत से बनाई है वो ब्रेक हो जाएगी। यही एक तरीका था बाइजू को मतलब मजबूर करने का, वो यहाँ से चला जाए। अगर बाइजू एक लोन कल्टीवेटर होता ये वीकनेस नहीं होती, पर अब उसने हाई ट्राइब को टेक ओवर कर लिया, एक सुपर फोर्स क्रिएट करी थी, तो अब उसे उस चीज़ को डिफेंड भी करना पड़ेगा। और अनडाउटली ये प्लान काम करता, यही एक तरीका था बाइजू को हैंडल करने का। फेंगयुआ ने भी पहले सोचा था और चूडू का प्लान उसके प्लान जैसा ही था लगभग। आगे फेंगयुआन कहता है कौन से रेनफोर्समेंट चूडू बुलाना चाहता है। ये लेटर फुल कॉन्फिडेंस शो करता था, पर वो सिर्फ मुझसे कह रहा है कि क्रेज डीमन केव में जाके हेल्प इनवाइट करो, वहाँ ज़रूर कोई कैपेबल बंदा होगा। अबे ये तो क्रेज डीमन केव है, इसके बारे में भी मैंने सुन रखा है, पता नहीं क्या है लेकिन सुन रखा है क्रेज डीमन केव। क्रेज डीमन केव नॉर्थर्न प्लेन्स के टॉप 10 फियर्स एरियाज में से एक है। कौन वहाँ शेड्यूल्ड मतलब स्केल होता है ना, होता नहीं है कि बंद कल्टीवेशन करना, जिसे अगर मैं वैसे बोलूँ तो स्केड्यूल्ड कल्टीवेशन कहते हैं, लेकिन इसे बंद कल्टीवेशन जिससे समझ आएगा। तो ये जो कल्टीवेशन होता है ना, ये कर रहा है कोई, मतलब कोई कर रहा है जिससे ना उसको बुलाना चाहता है अपना चूडू हेल्प के लिए। कौन होगा वो बंदा? तुरंत ही फेंगयुआन को स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी फील हुई कि कोई तो वहाँ पे बंदा है जिसकी हेल्प चाहिए, क्योंकि क्रेज डीमन केव दूसरे फियर्स एरिया से डिफरेंट था। अगर ताइक्वी होता, डेंजरस होने के बावजूद लोग वहाँ पे सीक्रेट कल्टीवेशन कर सकते हैं, सीक्रेटली कर लेते हैं। जैसे लांग सेक्ट है ना, लांग सेक्ट भी तो कर रहा है। फेंगयुआन ने कैसे वहाँ टेलीपोर्टेशन मेथड यूज करा है, कहाँ कैसे वहाँ पे हेरीमैन ट्रेन कर रहे हैं, जाके कल्टीवेट कर रहे हैं, देखा है ना। तो भले कितना ही खतरनाक एरिया था, लेकिन अब आगे बताया जाता है क्रेज डीमन केव को सिंगल हैंडेडली लिमिटलेस डीमन वनरेबल ने क्रिएट करा था। यानी ये जो क्रेज डीमन केव था ना, उसे क्रिएट करने वाला बंदा था लिमिटलेस डीमन वनरेबल, और इसका नाम तो तुम सब जानते होगे। भले कोई बंदा मतलब नॉवल को जाने ना जाने, फेंगयुआन और लिमिटलेस इस दोनों मतलब इन दोनों का नाम तो जानता ही है। ये केव डेमोनिक साउंड से भरी हुई थी, है एकदम भरी। दूसरे कोई मॉडल वहाँ एक तरीके से अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और क्रेजी हो जाते हैं और अपना एकदम सेंस को लॉस कर देते हैं, यानी पागल हो जाएँगे। सिंपल सी बात है, अंदर जाओगे पागल हो जाओगे। हिस्ट्री में एक रैंक 8 गो इमॉर्टल तक अपना जो रीज़निंग लॉस करके पूरा का पूरा लूज़ कर दिया था, एकदम पागल हो गया था, लॉस हो गया था और एकदम लुनैटिक बन गया था। होता है ना पागलों वाली हरकत करने लग जाना, वैसा हो गया था रैंक 8 का बंदा। तो समझ रहे हो कितनी खतरनाक जगह होगी। वो भी लिमिटलेस डीमन वनरेबल ने बनाई थी, क्रेज़ डीमन केव। और आगे बताया जाता है
ऑफ कोर्स अगर क्योंकि चूडू ने फेंगिवान को क्रेज़ डीमन केव में लोगों को इनवाइट करने भेजा है, तो पक्का उसने कुछ मेथड्स तो दिए होंगे, जिससे मतलब बुलाया जा सके, वरना ऐसे ही कोई अंदर तो जाएगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि डेमोनिक साउंड डिफेंड करने के लिए और इन साउंड्स का जो पैटर्न भी होता है, क्योंकि क्रेज़ डीमन केव के अंदर लोग पागल होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है जैसे साउंड, तो उसको डिफेंड करना है, पैटर्न, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ बताया था अच्छे से कि कैसे जाना है, क्या करना है। फेंगिवान कहता है रिगार्डलेस मुझे जाना ही होगा। चूडो और हेवनली लॉर्ड बाइज़ू हाई फैन ग्रोटो हेवन पे कम्पीट कर रहे थे। इसका असली ओरिजिन फेंगिवान के एक्शन थे। उसके बेनिफिट्स चूडो से लिंक्ड थे। आयरन ईगल ब्लेस्ड लैंड के अटैक में भी वो इन्वॉल्व था। मतलब वो इश्यू डीपली एक तरीके से उसमें रिलेटेड है और कहीं न कहीं फेंगिवान को दिक्कत आ सकती है। फेंगिवान ने तुरंत ही एक्शन लिया और बिना डिले के निकल गया। सुपर गु फॉर्मेशन यूज़ करके फेंगिवान ने लांग या ब्लेस्ड लैंड से टेलीपोर्ट करा और सीधा क्रेज़ डीमन केव की तरफ गया। रास्ते में कोई इश्यू नहीं था। 10 दिन से ज़्यादा बाद फेंगिवान हवा में रुक गया, नीचे ग्राउंड की तरफ देख रहा था। फ्लैट येलो सॉइल की सरफेस पे एक ह्यूज केव थी। केव के सराउंडिंग एक सर्कुलर शेप में था और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये शेप फैला हुआ था। अंदर एक थिक रेन फॉरेस्ट था, येलो ग्रीन कलर के साथ था। कभी-कभी डेसोलेट बीस्ट की ग्राउल आवाज आ रही थी। लार्ज नंबर्स में एकदम फेदरलेस बर्ड्स एकदम बाहर निकल रहे थे। उनकी रेड बॉडीज फेंगिवान को एकदम कुछ अजीब टाइप के पुरानी चीजें याद दिलवा रही थी, जैसे पेट्रोसोरस, ये तो अर्थ की चीज़ है मतलब डायनासोर। ये एक वाइल्ड विल्डरनेस सीनरी थी। फेंगियो ने नीचे डिसेंड करा और जैसे-जैसे वो पास आया, केव का उसकी विज़न में थोड़ा और बड़ा होता गया, यानी केव और बड़ी होती जा रही थी। जब तक उसका पूरा विज़न फिल कर दिया, तब उसको पता चला कि मतलब ये जो केव है ना, बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी। नीचे उतरते ही फेंगियो ने रेन फॉरेस्ट में कंप्लीटली एकदम भाई घुस गया कि अब एंटर कर चुका है। रेन फॉरेस्ट में एंटर करते ही ह्यूमिड और मॉइस्ट हवा में फेंगियोन के सराउंड कर लिया। ट्री की ब्रांचेस थिक और बड़े थे, लेकिन सनलाइट बहुत इंटेंस आ रही थी। वाइन्स ट्रंक्स पे लटक रहे थे और इंटरवाइन हो रहे थे। कई जगह फेंगिवान को लैंड करना मुश्किल लग रहा था। क्रैक-क्रैक आवाज़ आई। दूर ट्रीज़ पे ग्रे फर वाले अजीब मंकीज़ एक दूसरे को चेज़ कर रहे थे। सडनली एक मोशनलेस वाइन हिला। उसने अपना ब्लड थर्स्टी माउथ खोला और डज़न्स ऑफ ग्रे मंकी को निगल लिया। असल में ये एक डेसोलेट बीस्ट ट्री पाइथन था जो सक्सेसफुल हंट कर रहा था। ग्रे मंकीज़ एकदम भाई chaos मच गया उनमें, वो लाउडली चिल्लाने लग गए। उनकी वॉइसेस में मंकी किंग को अट्रैक्ट कर लिया, जो खुद भी एक डेसोलेट बीस्ट था। ट्री पाइथन धीरे से पीछे हटने लगा। वो ऑलरेडी फुल था, टारगेट अचीव उसने कर लिया था खाकर। अगर वो फाइट करता किसी और से तो दिक्कत आ जाती। और क्योंकि ग्रे मंकीज़ रिवेंज के लिए ज़्यादा स्टम्बोन नेचर के नहीं थे, यानी रिवेंज का ज़्यादा नहीं सोचते। मंकी किंग ने भी पाइथन को लीव करते देखा और चेस नहीं करा, जाने दिया, बस चिल्ला रहा था। बट इसी वक्त एक अजीब साउंड एरिया में एको करने लगा, बहुत अजीब साउंड था। फेंगिवान कहता ओह नो, डेमोनिक साउंड। फेंगिवान ने तुरंत ही अपने गोवम यूज़ करे चूडू के मेथड से डिफेंड करने के लिए। नॉर्मल मेथड डेमोनिक साउंड ब्लॉक नहीं कर पाते, बट चूडू का मेथड तुरंत ही काम कर गया। फेंगिवान को लगा जैसे डेमोनिक साउंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी लगा ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो डैमेज। अब फिर से मंकी किंग और पाइथन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर साउंड के इन्फ्लुएंस से दोनों डेसोलेट बीस्ट जो पहले जाने वाले थे, पता नहीं कैसे पागल हो गए और फाइट करने लग गए। ये सिर्फ एक इंटेंस बैटल नहीं थी, ये डेथ बैटल था। दोनों बीस्ट एक दूसरे से जान लगाकर फाइट कर रहे थे। ट्रीज टूट रहे थे, काउंटलेस बीइंग मर रहे थे। सराउंडिंग मंकीज़ भी एकदम क्रेज़ी हो गए, अपने ही बंदों पे अटैक करने लग गए। अपनी चीज़ों पे अटैक कर रहे हैं, अपना ही सब तोड़-फाड़ करे जा रहे हैं, अपनी अपनी बॉडी तक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पीसफुल रेन फॉरेस्ट एकदम से क्योटिक हो गया। हर जगह बस रोरिंग साउंड आ रही थी। काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे को मार रहे थे। डस्ट क्लाउड्स उठ रहे थे और ब्लडी सी स्मेल आ रही थी। फेंगिवान ने अपना कामनेस मेंटेन करा, लेकिन बर्ड्स उस पर अटैक कर रहे थे। आंट्स तब भी उस पे अटैक कर रही थी। ऐसे अटैक कर रही हैं कि मर रही हैं, लेकिन अटैक कर रही हैं। फेंगिवान अंदर ही अंदर कहता है दिस इज द क्रेज डीमन केव। उसने गुवॉर्म से अपनी डिफेंस को मेंटेन रखा। वो क्लियर माइंडेड था, उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल मेथड्स थे। इट्स क्रेजी इन्वायरमेंट में वो प्रेशर फील नहीं कर रहा था ज़्यादा, क्योंकि ये क्रेजी लाइफ फॉर्म स्पेशली उसको टारगेट नहीं कर रहे थे। वो रैंडमली हर जगह अटैक कर रहे थे और कहीं-कहीं फेंगिवान खड़ा था तो उस पे भी अटैक हो ही जा रहा था। इसलिए बस पागलों की तरह होता है ना, मैनिएक्स टाइप का अटैक हो रहा था। डेमोनिक साउंड कुछ टाइम तक ही चली, फिर जो साउंड थी वो गायब हो गई और रेन फॉरेस्ट मतलब वापस से वैसा ही हो गया। सॉरी थोड़ा-सा गलत बोल दे रहा हूँ, तबीयत सही नहीं है मेरी। रेन फॉरेस्ट वापस से वैसे ही हो गया। जो बीस्ट पहले मिक्स हो रहे थे, वो वापस से नॉर्मल हुए, लेकिन आधे से ज़्यादा तो मर चुके थे। हर जगह बस वही शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे, इनकम्प्लीट बॉडीज़ बिखरी हुई थी, ब्लड की स्मेल एकदम भाई खून की नदियाँ बहा दी थी।
और हर जगह बस ट्री मतलब हर ज मतलब होता है ना सब कचरा सब हो गया था एकदम भाई खराब-सा हो गया था। पहले इतना बढ़िया लग रहा था, सुंदर सा, अब खराब हो गया था। दूर में दोनों डेसर्ट बीस्ट जो फाइट कर रहे थे, दोनों मर चुके थे। ट्री पाइथन का थिक बॉडी मंकी किंग की बॉडी पे टाइट कॉइल हुआ पड़ा था। लास्ट लूप ने उसके नेक को तोड़ दिया था और स्नैप करके तोड़ चुका था। पर मंकी किंग ने डाइंग स्ट्रगल में पाइथन का जो स्टमक था वो फाड़ दिया था, जिसकी वजह से मंकी भी मर गया, पाइथन भी मर गया। ट्री पाइथन भी एकदम मर गया था लेकिन नियर डेथ सा शायद ज़्यादा मतलब पागल भी हुआ, मर गया। वैसे लग रहा था मर गया था। उसने अभी भी उसकी लाइट में थोड़ी बहुत चमक थी लेकिन शायद अब वो मर गया था। फेंग युआ ने तुरंत ही अपना सोचा, बैटलफील्ड की तरफ रश करा। दोनों डेड बॉडीज़ बीस्ट जो थी ना इमॉर्टल प्राइमेसी में कलेक्ट कर लिया, यानी दोनों डेड तो ले लिए उसने। एक वॉइस तभी आती है, एक वॉइस सुनाई दी, इफ आई वेयर यू मीन मतलब मैं एफर्ट वेस्ट नहीं करता। क्रेज़ डीमन केव के लाइफ फॉर्म चाहे फ्लाइंग बर्ड हो या लैंड बीस्ट या ग्लूवॉर्म हो या प्लांट्स, किसी का कोई वैल्यू नहीं है। इन डेसोलेट बीस्ट के कॉर्प्स ट्रेजर एलो हेवन में सेल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर के दामाक कंप्लीटली क्योटिक होते हैं। ये एक आवाज़ आई थी फेंग युआन को, तो फेंग युआन एकदम शॉक्ड हो गया। वो कहता हु इज़ दिस? उसने हमेशा फ़ैमिलियर फेस और टाइम पाथ किलर मूव यूज़ करा था और 3 सांसों के अंदर उसका सब कुछ पता चल जाता था, उसे हो जाता था, उसका इन्वेस्टिगेशन सब पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पे अचानक से कुछ हुआ, उसे पता ही नहीं चला। पर ये मूव सिर्फ़ उसको खुद से रिलेटेड फ्यूचर दिखाते थे और खुद से ही पता करते थे कि आस-पास क्या है, क्या सीन चल रहा है। लेकिन यहाँ उसे कुछ अलग हुआ, इसको दिखा नहीं, इस बार सुनाई दी थी बस बातें। और 3 ब्रेथ की फ्यूचर विज़न के फ्लॉ तो यही थे कि उसे ना दिखाई देता फ्यूचर विज़न, लेकिन सुनाई वाला अब यहाँ पे दिया तो दिखाई तो दिया नहीं, तो ये दिक्कत वाली बात थी। अब उसे अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सुन फेंग युआन ने फ्यूचर मतलब देखा, एक व्हाइट रॉब्ड बू इमॉर्टल विद अ मिडल एज अपीयरेंस सडनली अपीयर हुआ। वो फेंग युआन के पीछे राइट साइड में सिर्फ 10 स्टेप दूर था, यानी 10 कदम दूर। फेंग युआन पूरी तरीके से फ़ोकस था। फिर भी वो अपना गार्ड एकदम रखा था कि कहीं अगर अटैक-वटैक करा, 10 कदम दूर है लेकिन फिर भी दूर, कितना भी दूर हो या कितना भी पास हो, अपना गार्ड अप रखो। और 30 सांसों के बाद एग्ज़ैक्टली वही स्पॉट पे जो उसने फ्यूचर देखा था, वहीं पे आया एक व्हाइट ड्रॉप्ड गो इमॉर्टल अपीयर हुआ। ये इमॉर्टल का फेस अजीब था, ब्लैक बियर्ड थी, लॉन्ग व्हाइट स्लीव थी, आई एकदम शाइन कर रही थी स्टार जैसी। उसकी मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा था। फेंग युआन ने तुरंत ही टर्न किया, उस अजीब से इमॉर्टल को देखा और नर्वसली देख रहा था। व्हाइट रॉब्ड गो इमॉर्टल स्माइल करते हुए कहता है, डोंट बी अफ्रेड फ्रेंड, मैं हूँ नॉट इमॉर्टल। नॉट इमॉर्टल ये कैसा नाम है? इस वक्त फेंग युआन रैंक 6 ऑरा एक्सपोज़ कर रहा था। व्हाइट रॉब्ड इमॉर्टल रैंक 7 था। उसने अपना ऑरा कंसील नहीं किया था। फेंग युआन थोड़ा-सा कहता है, व्हाट? व्हाइट रॉब्ड गो इमॉर्टल कहता है, मेरा टाइटल है नॉट इमॉर्टल। मैं क्रेज़ डीमन केव में रहता हूँ। जो गुवॉर्म तुम्हारे पास हैं, वो हमारे 3 क्रेज़ डीमन एक्सिडिटीज़ के टोकन हैं, जो हमने चूडू को दिए थे। फेंगियो ने रियलाइज़ किया कि नॉट इमॉर्टल के वर्ड्स का मतलब क्रेज़ डीमन केव में 2 लोग भी हैं, यानी शायद 2 और लोग हैं। उसने तुरंत ही मतलब अपना रिस्पेक्ट दिखाया और कहता है फेंग युआन, जूनियर ग्रीट सीनियर, मैं बिना इनवाइट के आया हूँ क्योंकि हमें सीनियर की हेल्प चाहिए लॉर्ड डोमिनेशन इमॉर्टल को असिस्ट करने के लिए। नॉट इमॉर्टल थोड़ा-सा हँसी के साथ कहता है, हम 3 क्रेज़ डीमन एक्सिट्रिस यहाँ हंड्रेड्स ऑफ ईयर से रह रहे हैं, बिना आउटसाइड वर्ल्ड में इंटरफेयर किए। अगर चूडू हमें जॉइन करना चाहता है, तो हम खुशी से वेलकम करेंगे, लेकिन अगर वो चाहता है कि हम क्रेज़ डीमन केव छोड़ दें, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फेंग युआन कहता है, ओह! उसका फेस थोड़ा-सा अजीब हो गया और बड़ा शांत वाला था। चाहे नॉट इमॉर्टल अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बोल रहा हो या नहीं, एक बात क्लियर थी, डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू एक ऐसा बंदा था, जिसे कोई कैज़ुअली प्ले नहीं कर सकता, यानी उसके साथ कोई खेल नहीं सकता। चूडू डेफ़िनेटली काफ़ी क्लोज़ रिलेशन में था इन 3 इमॉर्टल्स के साथ। अगर उसने फेंग युआन को भेजने का प्लान बनाया था तो ऑब्वियसली उसके पास प्रॉपर सोच तो थी ही। लेकिन यहाँ पे नॉट इमॉर्टल कहता है, सिंस चूडू ने तुम्हें वो गू वॉर्म दिया है, तो मुझे लगता है कि उसने तुम्हें काफ़ी मेथड्स और ट्रैवलिंग रूट्स भी दिए होंगे ना, राइट? फेंग युआन कहता है येस, उसने मना नहीं करा, येस ही कहा। नॉट इमॉर्टल ने फेंग युआन को ध्यान से ऑब्ज़र्व किया। चूडू ने इस जूनियर इमॉर्टल पे इतना ट्रस्ट क्यों किया? उसने कौन-सी कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी फेंग युआन को देख के सोच रहा है कि इसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और एक क्यूरियस माइंड में था कि मतलब फेंग युआन है क्या? इसको जानना था। नॉट इमॉर्टल आगे कहता है कि इन दैट केस फॉलो मी, और हँसता है। काफ़ी लकी हो, मैं एक्चुअली बाहर थोड़ा मतलब साँस लेने आया था। क्रेज़ डीमन केव रिसेंट ईयर में और डेंजरस हो रहा है। रूट्स चेंज हो रहे हैं, तुम बस मुझे फॉलो करो। अगर गलत स्टेप लिया,
तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहकर नॉट इमॉर्टल रेन फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर गया। फेंगियोन थोड़ा-सा हेजिटेट हुआ बट फिर वो मूव करके उसके पीछे फॉलो करने लग गया। दोनों रेन फॉरेस्ट के डीप में घुसे, एक होल से निकलकर सेकंड लेयर में पहुँचे। क्रेज़ डेमन केव में टोटल 9 लेयर्स थी। सेकंड लेयर एक इंसेनली हॉट जगह थी, यानी एकदम गरम जगह, फुल ऑफ बर्निंग रॉक्स थे। हर साइज़ के रॉक्स थे यहाँ पे और बड़े वाले एलिफेंट साइज़ तक के, एकदम छोटे-छोटे, मतलब हर तरह के रॉक्स थे, एकदम गरम जगह थी। कुछ देर बाद दोनों इमॉर्टल्स थर्ड लेयर में आ गए। थर्ड लेयर पूरी व्हाइट फॉग से कवर्ड थी। यहाँ लार्ज नंबर में फॉग गू रहते थे। रास्ते में फेंगिवा ने देखा कि बड़े फियर बीस्ट फिगर फॉग के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी इस फॉग के अंदर कुछ खतरनाक ही लेवल के देश थे। यहाँ एक और चीज़ थी, एक ह्यूज क्वांटिटी में क्लाउड बैम्बू। ये स्पेशल बैम्बू रेन फॉरेस्ट जैसे लार्ज स्केल पे ग्रो करता है और इसी जगह, मतलब इसी वजह से यहाँ पे था एंडलेस फॉरेस्ट। मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी जगह है ना, एंडलेस लग रही है और यहाँ पे बहुत सारा फॉग है, तो ऐसा लग रहा था यहीं पे वो हो सकता है, उग भी रहा था, तो ऐसा लग रहा था बहुत होगा। फिर फेंगिवा ने फॉग के अंदर एक इमेज देखा, एक सिटी का इमेज। टॉल सिटी थी जिसमें मार्केट्स, वेंडर्स लगे थे, काउंटलेस लोग फास्ट मूव कर रहे थे, पर एक भी साउंड नहीं आ रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत अजीब है। नॉट इमॉर्टल फ्रंट में चल रहा था, उसने कैजुअली इन्फॉर्म करा, वो है फॉग सिटी। जो वेंजफुल सोल मर के गदर होते हैं, वो यहाँ फ़ॉर्म करते हैं। देखने का कोई पॉइंट नहीं है, यानी कोई पॉइंट नहीं मिलता। फेंगियोन थोड़ा-सा शॉक हुआ, उसने फॉग सिटी के बारे में सुना था, फर्स्ट टाइम अपनी आईज़ से देखा था। वो जानता है फॉग सिटी की सोल एट लीस्ट गो इमॉर्टल होते हैं, एक लार्ज नंबर में। फेंगियोन की करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर वो अंदर घुसता तो गारंटीड डेथ थी, कोई एस्केप का चांस ही नहीं था। क्रेज़ डीमन केव नॉर्थर्न टैंक्स के 10 ग्रेट फियर्स एरियाज़ में से एक था। ऑब्वियसली ये जगह इंसेनली डेंजरस थी और जो 3 क्रेज़ डीमन एन्सेंट्रिस यहाँ परमानेंटली रहते हैं, ये जो 3 लोग रहते हैं, जैसे नॉट इमॉर्टल, उसकी स्ट्रेंथ नेचुरली लो नहीं हो सकती, यानी जो यहाँ पे इतनी खतरनाक जगह पे रहता है उसकी पावर कम तो होगी नहीं। भले ही रैंक 7 है लेकिन रैंक 7 में भी शायद बहुत पावरफुल हो, लाइक फेंगजूजे। फेंगजूजे जितना तो नहीं लेकिन हो सकता है उसके बराबर या उससे थोड़ा-सा कम, बस ऐसा हो सकता है ना, इसलिए। वो मंकी किंग, क्या नाम था उसका? वो मंकी किंग जैसा उस टाइप का, वो येलो मंकी याद होगा तुम्हें? स्टेरिस का ग्रो टू हेवन में लूटने जो गया था। लोग कहते हैं फेंगजीजी जितना पावरफुल है वो, लेकिन मतलब वो जितना नहीं लेकिन उसके बराबर या उससे थोड़ा-सा कम तो आता ही है। तो हो सकता है ये भी उतना ही हो। नॉट इमॉर्टल की लीड में फेंगिवान डीप केव के अंदर घुसता गया था, बिना ज़्यादा डेंजर फेस किए। फाइनली वो 6th लेयर तक आ गया। नॉट इमॉर्टल कहता है, इवन हम लोग कैज़ुअली बॉटम 3 लेयर में एंटर करने की हिम्मत नहीं करते, बट ज़्यादा डेंजरस है। बहुत ज़्यादा डेंजरस है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ गो इमॉर्टल पांग शान के पास। उसका चूडू के साथ सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन है। एक्चुअली पहली बार चूडू को रिकमेंड भी उसने ही किया था। चूडू हमारे रूल्स जानता है बट फिर भी उसने तुम्हें यहाँ भेजा। मतलब उसका डेफ़िनेटली कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है। पांग शान को ये पता होना चाहिए या शायद पता होगा। नॉट इमॉर्टल की लीड में फेंगिवा ने एक छोटे वैली में गो इमॉर्टल पांग शान से मिला। ये वैली 6th लेयर में थी। टोटल 9 लेयर्स हैं इसमें और 6th लेयर में थी और इस बंदे ने बोला है 9, 8 और 7 इस लेयर में कोई जाता नहीं और ये लोग 6th लेयर में रहते हैं, यानी पावरफुल तो होंगे। और सामने था एक ह्यूज पर्सन, बहुत ह्यूज। पांगशान डज़न्स ऑफ मीटर टॉल था, वो वैली में बैठा था, वैली को अपना ही चेयर बना के बैठा था और बड़ा खतरनाक लग रहा था। उसकी इमेज देखकर फेंगयुआन को अर्थ का लैंशन जायंट बुद्धा याद आ गया। पांगशान ने धीरे से अपनी आईज़ खोली, जैसे नींद से जाग रहा हो। पांगशान एकदम डीप और स्लो टोन में कहता है, ओह! चूडू रेनफोर्समेंट माँग रहा है। हाँ, हमारा पहले एक एग्रीमेंट हुआ था। नॉट इमॉर्टल अपनी बियर्ड को थोड़ा-सा स्टॉक करते हुए कहता है, एकदम सहलाते हुए। एज़ एक्सपेक्टेड कैसा एग्रीमेंट बता भी दे हमें। पांगशान थोड़ा-सा स्लोली रिप्लाई करते हुए कहता है, उसको इमॉर्टल गो और किलर मूव लैंड करना ताकि वो अपने अलायंस एग्रीमेंट को रिसॉल्व कर सके। फेंगयुआन कहता है, ओह! उसने पांगशान का रिप्लाई सुना और एकदम शॉक हो गया। इस टाइम पीरियड में वो खुद अलायंस एग्रीमेंट तोड़ने का तरीका ढूँढ रहा था। अब वो सॉल्यूशन उसके सामने ही आ रहा था, यानी एक अलायंस एग्रीमेंट हुआ होगा, उसको अलायंस एग्रीमेंट रिसॉल्व करने का कोई मेथड चाहिए था, नहीं शायद तोड़ने-वोड़ने का। तो फेंगयुआन भी यही चाहता है कि अलायंस एग्रीमेंट तोड़ने का कोई मेथड मिल जाए। एकदम से फेंगयुआन के इमोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए। उसने सोचा कि चूडू यहाँ सिर्फ रिइंफोर्समेंट माँगने के लिए नहीं, बट असली इंटेंशन ये था कि अपने अलायंस एग्रीमेंट तोड़ना। फेंगयुआन दिल में कहता है, सो चूडू के पास ऐसा बैकअप भी था, बट उसने अब तक यूज़ क्यों नहीं किया? सिर्फ़ अब एक्टिवेट कर रहा है, मतलब क्लियर है। 3 क्रेज़ डीमन एंट्रीज़ से हेल्प लेने की एक प्राइज़ है, यानी पहले उसने तोड़ा नहीं, अब तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्राइज़ तो पे करना पड़ेगा।
क्रेज़ डीमन केव काफ़ी स्पेशल जगह थी। यहाँ हर वक़्त डेमोनिक साउंड बजती थी, जो दामाक को केओटिक कर देती थी और सारे इमॉर्टल मटेरियल यूज़लेस हो जाते थे। इस स्पेशल एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ के कोई इमॉर्टल ट्रेज़र येलो हेवन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। 3 क्रेज़ डीमन एन्सेंटर्स बेसिकली एक तरीके से वर्ल्ड से कंप्लीटली आइसोलेटेड थे। यानी ये जो 3 लोग यहाँ पे रहते हैं, एक तरीके से बिल्कुल आइसोलेटेड है। इन्हें वास्ता ही नहीं है दुनियादारी में चल क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है ना? एकदम ऐसे आइसोलेट रहते थे और पावरफुल थे ये लोग। और डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू को हेवनली लॉर्ड बाइज़ू की इन्वेजन से हाइफ एंड ग्रोटो हेवन प्रोटेक्ट करना था। मतलब वो खुद बाहर जा नहीं सकता और डिफेंस दूसरों के हवाले करना उसके लिए रिस्की था। इसलिए इवन दो चूडू और फेंगिवान की दोस्ती ज़्यादा पुरानी नहीं थी, उनके अलायंस एग्रीमेंट काफ़ी टाइट थे और इस मोमेंट में चूडू को फेंगिवान को बुलाना ही पड़ा, अपना क्रेज़ डीमन केव का सीक्रेट एक्सपोज़ करके। फेंगिवान अंदर ही अंदर कहता नहीं, चूडू बहुत ही एक तरीके से स्क्विड है। वो हो सकता है जानबूझकर मुझे एक्सपोज़ करा रहा हो। ये थॉट उसके माइंड में फ्लैश हुआ और ये गेस सही था। तो फेंगिवान क्लियरली चूडू का असली इंटेंशन समझ नहीं पा रहा था। फेंगिवान हिमसेल्फ स्कीम का मास्टर था और चूडू भी कम नहीं था इन चीज़ों में। एक डोमिनेशन इमॉर्टल जो लियो ट्राइब जैसे सुपर फोर्स को हेल्पलेस बना सका, वो सिंपली ब्रूट मतलब एक तरीके से कैसे समझदार नहीं होगा, समझदार तो होगा। फेंगिवान ने तुरंत ही अपना ब्रेथ होल्ड करा और पांग शान से पूछा। फेंगिवान कहता है मेरे नॉलेज के हिसाब से लॉर्ड डोमिनेशन इमॉर्टल के पास मल्टीपल अलायंस एग्रीमेंट हैं। ये डिफरेंट सोर्सेस हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाथ वाले ही नहीं और बिना पाथ से एग्रीमेंट बने होंगे जो इन्फॉर्मेशन पाथ का रिजल्ट देते हैं। यानी ऐसे ऐसे टाइप के एग्रीमेंट भी हैं जो इन्फॉर्मेशन पाथ से भी बने हैं और कुछ बिना इन्फॉर्मेशन पाथ वाले से भी बने हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन पाथ वाले बिना बने वाले से भी उनका रिजल्ट एकदम बने वाले जैसा होता है। यानी बड़ा अजीब था। एक तरीके से बोला जाए तो अगर ऐसा एग्रीमेंट जो बिना इन्फॉर्मेशन पाथ वाली चीज़ से बना हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके जैसा रिज़ल्ट दे, तो होता है ना तगड़ी चीज़। एक्चुअली फेंगिवान पूरा नॉनसेंस बोल रहा था यहाँ पे। सही बात है, मेरे को भी आधा समझ नहीं आया जो इसने बोला। बट सच में चूडू इतने सालों से नॉर्थर्न पैस में एकदम घूमे जा रहा था। ऑब्वियस था उसके पास काफ़ी लोगों से रिलेशन तो होंगे और उसके पास मल्टीपल अलायंस एग्रीमेंट होने ही थे, जो कि जहाँ घूम-घूम के उसने हर जगह बना ही रखे थे रिश्ते। नॉट इमॉर्टल ने अपनी बियर्ड थी उसको थोड़ा-सा ऐसा सहलाया और साइलेंस हल्की-सी करी और स्माइल भी दिया। पांगशान ने धीरे से बोला, लेकिन उसकी वॉइस में पूरा कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। पांगशान कहता है कोई भी अलायंस एग्रीमेंट हो, चाहे किसी भी पाथ का हो, मेरा मेथड उसे रिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर देगा, क्योंकि मेरा इमॉर्टल गू है केयर। फेंगिवान के अंदर शॉक उसके चेहरे पर क्लियर दिख रहा था। केयर इमॉर्टल गू, ऑलमोस्ट सबको इसके बारे में नॉलेज थी, क्योंकि ये मिस्टिकल गू लिस्ट में टॉप 10 में काउंटेड होता था। मिस्टिकल या मिथिकल कहते हैं शायद इसको, तो हम मिथिकल बोलूँगा, मिस्टिकल नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? मिथिकल गू लिस्ट में टॉप 10 में आता था। पहले तो ये रैंक 3 पे था, लेकिन यीतियान माउंटेन बैटल के बाद जब फेंगिवान की आइडेंटिटी एक्सपोज़ हुई, सबको पता चल गया कि वो एक फ्यूचर से आया हुआ इंसान है, जिन्होंने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा यूज़ करके रिबर्थ लिया है। इस वजह से स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रैंक 7 से सीधा रैंक 3 पर आ गया और केयर इमॉर्टल गू जो ओरिजिनली रैंक 3 पर था, वो रैंक 4th पर चला गया। मिथिकल गू लिस्ट हर वक्त चेंज होती रहती है। ऑफ कोर्स टॉप 10 से ज़्यादा चेंजेस मतलब रेयरली होते हैं। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का रिलेशन रेड लोटस डीमन वनरेबल से था। रेड लोटस एकदम मिस्टीरियस था। इस वर्ल्ड में उसके बारे में बाकी वनरेबल्स के कंपैरिजन में बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वनरेबल के बारे में तो लिखी चीज़ें गई हैं, बायोग्राफी ये वो सब चीज़ें लिखी बताई गई हैं, लेकिन ये रेड लोटस के बारे में तो ना के बराबर ही मिलता है। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का र्यूमर पर सबका अपना-अपना ओपिनियन था, लेकिन फेंगिवान का एग्ज़ाम्पल प्रूफ था कि इसका वैल्यू कितना खतरनाक है। इसी वजह से इसका स्टेटस सबके माइंड में स्काई रॉकेट हो गया था और इसकी रैंकिंग भी ऊपर हो गई। मोस्टली 10 मिथिकल गू का कनेक्शन रैंक 9 वल्नरेबल से ही था। केयर गू जो 4th रैंक पे था, इसे लिमिटलेस डीमन वल्नरेबल ने रिफाइन किया था जब उसने हेवन एंड अर्थ शेड्यूल डोमेन केयर को सर्च किया था, जो रेंजो में रिकॉर्डेड है। 5th प्लेस था क्यूआई एस्केप गू का। 6th प्लेस था कॉम्बैट रिलोकेशन गू जो पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल ने बनाया था। 7th प्लेस था कनेक्ट माइंड गू का जो स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल का था। और नंबर 1 मिथिकल गू जाइंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल ने रिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू द रेंजो चैप्टर 4 सेक्शन 24 रेंजो अपने बच्चों को सेव करना चाहता था, बट रास्ते में एक बीस्ट मैन मिला था जो फियर गू के इफेक्ट से मतलब फियर गू के इफेक्ट में आ गया था। फियर गू ने रेंजो को हर चीज से डरा दिया था और वो अपने फियर की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाया। रेंजो अपने फियर की वजह से एकदम भाई होता है ना ट्रॉमेटाइज हो जाना, ऐसा हो गया था। एकदम भाई
बिल्कुल, होता है ना, हवा से डर गया, अपनी आवाज़ से डर गया, अपने हाथ को देख के डर गया, अपने आप को ही देख के डर गया, इतना हो गया था वो। उसने सेल्फ गो से कंसल्ट भी किया था, सेल्फ गो ने बोला, "मुझे खाने दो।" रेंज़ो ने हाथ हिलाकर मना करा, "नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ़ फ़ियर से बचना है, अगर तुम इसे खा लोगे, तो ये फ़ियर मेरी लाइफ़ भर मेरे साथ चिपक के जाएगा, ये बहुत रिस्की है।" फिर रेंज़ो ने कॉग्निशन गो से पूछा, कॉग्निशन गो ने बोला, "ओह ह्यूमन, अगर तुम्हें फ़ियर को कॉन्करर करना है, यानी इसे ख़त्म करना है, इससे निकलना है, इसको ओवरकम करना है, तो तुम्हें करेज चाहिए, दम, दम चाहिए, दम।" रेंज़ो ने भाई परेशान हो गया, वो कहता है, "मेरे पास पहले करेज गू था, करेज गू होता था, वो फेट गू का दोस्त था, फेथ, वो वाला फेथ, फेट वाला नहीं, फेथ, 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 भरोसे वाला फेथ, ठीक है? फेथ, बट बाद में जब हैरी मैन से मिला, फेलियर गू की वजह से वो मुझे छोड़ गया।" कॉग्निशन गू ने बोला, "मैं तुम्हें एक मेथड सिखाता हूँ, फ़ियर गू को अपने दिल के अंदर डीप हाइड करो, उसके बाद आगे मूव करो और करेज गू तुम्हारे पास आ जाएगा।" करेजियस लोग फ़ियरलेस नहीं होते, बस अपना फ़ियर दिल के अंदर छुपा लेते हैं। रेंसू और परेशान हो गया। "ओकू, क्या तुम कह रहे हो मुझे तो इसी फ़ियर की वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत है? तो तुम कह रहे हो कि मैं करेज पाने के लिए मुझे पहले इसको मतलब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा?" जब वो बात कर रहे थे, एक गोवर्म फ्लाई करके उसके पास आया। रेंज़ो एक्साइटेड हो गया, "क्या ये करेज गू है?" पर तुरंत ही डिसअपॉइंट भी हो गया, क्योंकि ये करेज गू नहीं था, बल्कि लव गू था। कभी-कभी लव अपने आप इंसान के पास आ जाता है। लव गू ने बोला, "ओह ह्यूमन, मैं तुम्हें होप और फ़ियर दोनों की स्मेल महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर से। ये दोनों मेरे ही लिए फूड हैं, ये मेरा खाना है।" रेंज़ू खुश हो गया, "तुम फ़ियर ले जा सकते हो, बट होप तो मेरा है, मैं उसे नहीं दे सकता, फ़ियर दे सकता हूँ।" लव गू ने रिफ्यूज़ किया, "सिर्फ़ होप और फ़ियर दोनों एक साथ में मुझे नरिश कर सकते हैं, यानी एक साथ ही मैं लूँगा। इसी तरह मैं सर्वाइव करता हूँ। हो ह्यूमन, अगर तुम नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे साइड में ही रहूँगा।" रेंसू को लव गू पसंद नहीं था, वो रिलुटेंट था, बट लव गू ने बोला, "मुझे दूर मत भागो, मेरे होने से तुम करेजगू को समन कर सकते हो।" और सच में थोड़ी देर बाद जब रेंजू ने कॉल किया, करेजगू उसके पास आया। करेजगू बोला, "हाँ, ये तो लव का ऑरा है, और हाँ, फ़ियर भी है।" और बड़े सैटिस्फैक्शन के साथ रेंजो के दिल में लैंड कर गया। एक्चुअली करेजगू और फ़ियरगू दोनों गुड फ्रेंड्स थे। दोनों रेंजो के हार्ट के अंदर फ्लाई करते हुए मस्ती करने लगे। फ़ियर और करेज अक्सर इंसान के अंदर ही होते हैं। रेंजो के पास अब करेज था। उसका फ़ियर काफ़ी हद तक एक तरीके से ख़त्म-ख़त्म सा होने लग गया। अब वो फिर से आगे मूव कर पा रहा था। तब बीस्टमैन फिर से आया। रेंज़ो को मतलब दोबारा से टाइम माँगा, डिपार्चर का टाइम। बीस्टमैन ने बोला, "ओह रेंज़ो, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपने फ़ियर से फ्री हो गया।" उसने कहा, "मेरे पास 2 गो हैं, एक है लॉयल्टी, एक है बिट्रेयल, एक चूज़ करो। ये तुम्हारे लिए मेरा ग्रैटिट्यूड टोकन होगा।" बीस्टमैन ने अपने दोनों हैंड्स में एक-एक गूवम दिखाया। रेंज़ो कन्फ्यूज़ हो गया, उसे समझ नहीं आया कौन-सा चूज़ करे। लवगू ने बोला, "लॉयल्टी चूज़ करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी फ़ियर है।" कॉग्निशन गू ने उल्टा कहा, "बिट्रेयल चूज़ करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी करेज है।" देख रहे हो यार कितनी खतरनाक चीज़ है। करेज है तो अगर तुम में करेज है तो तुम धोखा दे सकते हो, तुम्हारे पास लव है तो तुम लॉयल्टी चूज़। ये जितनी भी बातें हैं ना, इन सब का ना बहुत डीप मीनिंग है और बहुत खतरनाक मीनिंग चल रहा है। अगर इसका कोई समझ जाए ना सच में, रेंज़ू की इनहेरिटेंस ही इसकी बुक ही थी। सही बात है यार। आगे देखते हैं। रेंज़ू कन्फ्यूज़ हो गया। उसने बीस्टमैन से पूछा, "क्या मैं पहले इन्हें देख सकता हूँ?" बीस्टमैन ने बोला, "ऑफ़ कोर्स।" रेंज़ू ने दोनों लॉयल्टी गू और बिट्रेयल गू ले लिए, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ा, सीन उल्टा हो गया। लॉयल्टी गू बदल के बिट्रेयल गू बन गया और बिट्रेयल गू मतलब पलट कर लॉयल्टी गू बन गया, यानी सीन ही पलट गया। रेंज़ो पूरा पज़ल्ड हो गया कि ये क्या हुआ? बीस्टमैन ने एक्सप्लेन करा, "दूसरों के लिए लॉयल्टी खुद के लिए बिट्रेयल है, और दूसरों के लिए बिट्रेयल करना एक्चुअली अपने आप के लिए लॉयल्टी है।" अबे यार मैं क्या बोलूँ यार, ये शब्द सच में यार बड़े खतरनाक मीन्स हैं इनके। उस वक़्त सेल्फ बू ने बोला, "ओह ह्यूमन, चूज़ बिट्रेयल, क्योंकि तू अपनी खुद की राह चल रहा है। तुझे लोगों को बिट्रे करना होगा और कभी-कभी अपने आप को भी बिट्रे करना होगा।" सेल्फ गू ने बोला है, समझ रहे हो? सेल्फ गू ने ये लाइन कही है, देखो। रेंज़ो ने अपने माइंड बना लिया। उसने बिट्रेयल गू को चूज़ करा। बीस्टमैन ने लॉयल्टी गू रखा और जाने से पहले बोला, "ओह रेंज़ो, अब तेरे पास बिट्रेयल है, लेकिन तू एक जगह केयर नहीं जा सकता।
मतलब एक जगह केयर नहीं जा सकता, वहाँ बिट्रेयल तुझे डैमेज करेगा, लेकिन अगर तू केयर ही ना करे तो बिट्रेयल तुझे टच भी नहीं करेगा। केयर की बात हो रही थी। रेंज़ो ने सर हिला के बोला, थैंक्स बीस्टमैन, मैं तेरा एडवाइस याद रखूँगा। ये थी कहानी रेंज़ो की जो फिर से खत्म हो गई। हर बार इसमें कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें आती है ना, क्या बताऊँ, बड़ा डीप मीनिंग है यार इसका, तो सही बात है, इसको पढ़ो यार, पढ़ो इस चीज़ को। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्रेज़ डीमन केव का सीन, वापस वही सीन आ चुका है। पांग शान की विल, एक थॉट, इमॉर्टल गू, केयर उसके इमॉर्टल प्रेमिसेस से बाहर आया, यानी एक थॉट के अंदर भाई ने केयर गू को बाहर निकाला। पांग शान नॉट इमॉर्टल से कहता है, मेरे पास केयर इमॉर्टल गू है, लेकिन ये अकेला इनफ नहीं है। नॉट इमॉर्टल ने अपने बियर्ड को थोड़ा-सा सहलाया और बोला, आई अंडरस्टैंड। उसने एक और इमॉर्टल गू निकाला, उसने बोला ये है इमॉर्टल गू, नो। दोनों इमॉर्टल को अलग दिखते थे, लेकिन फ्लोट करके फेंगयुआन के सामने आ गए। पांग शान और नॉट इमॉर्टल ने अपने विल्स निकाली और साथ में अपना रेड डेट इमॉर्टल एसेंस भी डाला। नॉट इमॉर्टल ने फेंगयुआन से बोला, हम तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं इन्हें डोमिनेशन इमॉर्टल तक ले जाने की। वहां पहुंचते ही उसके सारे अलायंस एग्रीमेंट के बैकलैश खत्म हो जाएंगे, उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। फेंगयुआन एकदम स्टंट रह गया, दो रैंक 7 इमॉर्टल गो इतने कैजुअली लोन कर दिए गए। क्या उनका चूडू से रिलेशन इतना क्लोज था, या क्रेज़ डीमन केव का कुछ इन्फ्लुएंस है, या कुछ खतरनाक बात है इसके पीछे, कोई सीक्रेट? दोनों विल्स इमॉर्टल गो और इमॉर्टल एसेंस फेंगयुआन की स्लीव्स के अंदर चले गए। फेंगयुआन ने अलविदा कहा, निकलने से पहले बोला, सीनियर्स, अगर मैं फ्यूचर में ये इमॉर्टल को बोरो करने को मतलब हो तो क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा? पांगशान चुप रहा, बट थोड़ा सा आंखें खोली, फिर बंद कर ली और डीप स्लीप में चला गया, बोला ही नहीं। नॉट इमॉर्टल ने बस हंसा और कुछ बोला नहीं। फेंगयुआन ने अंदर ही अंदर सोचा और टर्न लिया और निकल गया। नॉट इमॉर्टल ने उसको सेंड ऑफ नहीं करा, लेकिन फेंगयुआन ऑलरेडी रूट, ये जो रूट था यानी रास्ता सब याद कर चुका था, इसलिए बिना डेंजर फेस करे इजिली वहां से निकल गया। इसी के साथ एपिसोड करता हूँ खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।